Hey students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic that is central venous catheter. अब तक हमने बहुत सारी क्लासेज देख रखी है इस चैनल के ऊपर। हमने अब तक आईवी फ्लूइड्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं, किस प्रकार से उनको इंसर्ट किया जाता है, कैसे कैनुला एडमिनिस्टर करना है, कैसे आईवी फ्लूइड्स ध्यान रखने हैं, कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, वो सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर्स क्या होते हैं? जो लार्ज वेन के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उस लार्ज वेन के अंदर एक ट्यूब लाइक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उस ट्यूब के थ्रू, उस कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हम सेंट्रल वीनस कैथेटर को काम में ले सकते हैं। और ये जितने भी सेंट्रल वीनस कैथेटर होते हैं वो सारे लार्ज वेन के अंदर, बॉडी की जो मेजर वेन्स होती हैं उनके अंदर लगाया जाता है। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर के बारे में स्टडी करते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या होते हैं? ये सेंट्रल लाइन, बहुत बार हमने जब भी हम काम कर रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर, हमारे हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, हमने देखा है कि हाँ इस पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा दो, इस पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगेगी, इसकी सेंट्रल लाइन निकलवा दो, इसका डिस्चार्ज हो गया, इसका सेंट्रल लाइन निकलवाओ। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। तो सेंट्रल लाइन क्या होती है? सेंट्रल वीनस कैथेटर होते हैं जो कि बॉडी की मेजर वेन्स के अंदर, अब मेजर बॉडी की जो मेजर वेन्स होती हैं उनके अंदर जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑथोराइज डॉक्टर वहाँ पे क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर है वो इंसर्ट करते हैं। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर के अंदर क्या होता है, बॉडी की लार्ज वेन का यूज किया जाता है। जब मतलब बॉडी की लार्ज वेन्स के अंदर सेंट्रल वीनस कैथेटर सेंट्रल वीनस कैथेटर है वो इंसर्ट किया जाता है। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर कौन कौन सी वेन में? नेक की वेन, नेक में कौन सी है? जुगुलर वेन है। ठीक है, सबक्लेवियन वेन चेस्ट के अंदर, ग्रोइन के अंदर फीमोरल वेन का यूज कर सकते हो, आर्म के अंदर जो हमारी सिफेलिक है, बेसिलिक वेन्स है, इनका यूज कर सकते हैं। और इन वेन्स के थ्रू, जो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर है, इसके थ्रू हम कोई भी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, मेडिकेशन दे सकते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। साथ के साथ मेजर जो टेस्ट होते हैं उनके लिए हम वहाँ से सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर के बारे में ओवरऑल यूज है। ठीक है, जब भी आपने सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया है, मान लीजिए हमने किसी पेशेंट को सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया है, तो उस पेशेंट के सेंट्रल वीनस कैथेटर की पोजीशन को कंफर्म करने के लिए सॉरी पोजीशन को कंफर्म करने के लिए हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? हम करते हैं एक्सरे करवाते हैं। जो भी जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमने सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट किया है वो हम उस पार्ट का हम क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ताकि हम पोजीशन को कंफर्म कर सकें कि कैथेटर है वो वेन के अंदर ही है या बाहर तो नहीं हो गया। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपसे कोई भी सवाल पूछे कि सेंट्रल वीनस कैथेटर है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, तो चेस्ट जो भी पर्टिकुलर जो भी पार्ट है जहाँ पे सेंट्रल वीनस कैथेटर आपने इंसर्ट किया उस पार्ट का हमें क्या करवाना है, एक्सरे करवाना है, जिससे हमें उसकी इमेज का पता लग जाएगा। ठीक है, अब जो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर होते हैं वो सिंगल ल्यूमन भी हो सकता है, डबल ल्यूमन भी हो सकता है, ट्रिपल ल्यूमन भी हो सकता है। ल्यूमन का मतलब है, इस इमेज में आप देख रहे हो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर वेन के अंदर, बॉडी की मेजर वेन्स के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है इसके, ये यहाँ पे क्या बने हुए, ये सारे के सारे इसके ल्यूमन बने हुए हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेडिकेशन है उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे पोर्ट्स बने हुए हैं। ये सिंगल ल्यूमन भी हो सकता है, डबल ल्यूमन भी हो सकता है और ट्रिपल ल्यूमन भी हो सकता है। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है वो बॉडी की पेरीफेरल वेन्स के अंदर। ठीक है, अगर पेरीफेरल वेन्स के अंदर पेरीफेरल वेन्स के थ्रू अगर हम सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन सी वेन्स का यूज करेंगे? सबसे ज़्यादा बेसिलिक और सिफेलिक वेन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बेसिलिक वेन और जाएंगे कहाँ तक, सुपीरियर वेना के पास चले जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल वेन्स के थ्रू अगर इंसर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल वेन के थ्रू अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो हम सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन यूज करेंगे। अगर पेरीफेरल वेन के थ्रू हम सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं, सिफेलिक, बेसिलिक, ठीक है, सिफेलिक वेन है, बेसिलिक वेन है, इनके थ्रू हम करेंगे। और अगर हम सेंट्रल वेन्स का यूज कर रहे हैं, पेरीफेरल वेन का तो बता दिया, सेंट्रल वेन का यूज कर रहे हैं तो सेंट्रल वेन के लिए हम किसको यूज करेंगे? जुगुलर वेन है, सबक्लेवियन वेन है, उनका यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो जो आपका जो सेंट्रल वीनस कैथेटर इसके अंदर जो मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो इन पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि मान लीजिए इस पोर्ट में आपने आईवी फ्लूइड कनेक्ट कर रखा है, इस पोर्ट से आपने कोई भी इमरजेंसी मेडिकेशन है वो भी कनेक्ट कर रखी है, ये एक पोर्ट बचा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पोर्ट चालू है हमारे, तीसरे पोर्ट से हमें कोई भी एक्स्ट्रा जो भी मेडिकेशन देनी है वो मेडिकेशन हम इसमें इस पोर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर
कर सकते हैं। तो मतलब एक साथ हम बहुत सारी मेडिसिन से उनको कनेक्ट करके दे सकते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर्स के थ्रू। और इन वेन्स के अंदर क्या होती है, जो इरिटेटिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कई कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली आईवी कैनुला लगा करके आईवी कैनुला लगाते हो पेशेंट को, वहाँ पे इंसर्ट करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, ठीक है। उन मेडिकेशंस को उन कैनुला के थ्रू एडमिनिस्टर करना काफ़ी पेनफुल होता है। और सेंट्रल वेन्स के थ्रू उन मेडिसिन को अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट के लिए थोड़ा रिलीफ होता है, पेशेंट के लिए कम पेनफुल होती है ये चीज़। नेक्स्ट वन है नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल वीनल जो सेंट्रल लाइन इंसर्शन है, ठीक है। जो भी सेंट्रल लाइन इंसर्शन कर रहे हैं, जब भी हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हैं या सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस समय हमें क्या करना है, सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लाइन की ट्यूब चेंज कर रहे हैं या फिर हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब सेंट्रल लाइन डालते टाइम और सेंट्रल लाइन निकालते टाइम हमें क्या करना है, पेशेंट को टेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर रखना है। टेंडलनबर्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो जी, टेंडलनबर्ग पोजीशन का मतलब होगा ये हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है, ये इसके पैर हो गए और ये इसके सर बना दिया, ये इसका एक हाथ हो गया, ये इसका दूसरा हाथ हो गया। अगर आप टेंडलनबर्ग पोजीशन सेंट्रल लाइन डाल रहे हो, टेंडलनबर्ग पोजीशन दे रहे हो, तो हमें क्या करना है, हेड एंड को नीचे की तरफ कर देना है और लेग्स है उनको थोड़ा सा एलिवेट कर देना। इसे बोलते हैं हम टेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, या फिर सुपाइन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन का मतलब ये होगा कि हमें क्या करना है, सुपाइन पोजीशन का मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको फ्लैट रखेंगे बेड के ऊपर। जब भी हम पेशेंट के अंदर सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं या सेंट्रल लाइन निकाल रहे हैं, तो हमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली टेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है। टेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये पेशेंट का हेड एंड है और ये लेग्स का एंड है, तो हमें क्या करना है, ऐसे करते हैं ना, मतलब हेड एंड को नीचे की तरफ कर देना और लेग्स को ऊपर की तरफ, उससे बोलते हैं हम टेंडलनबर्ग पोजीशन। और ये अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अगर फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा आपको बोला गया है कि ये पोजीशन नहीं देनी है, तो हमें पेशेंट को किस पोजीशन के अंदर रखना है, सुपाइन पोजीशन के अंदर रखना है। और जब भी हम पेशेंट को सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर में पेशेंट को वल्सावा मैन्यूवर के बारे में बताना है। तो वल्सावा मैन्यूवर करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो सेंट्रल वेन्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो खुल जाएंगी और इजीली हम कैथेटर को इंसर्ट कर पाएंगे और इजीली हम कैथेटर को बाहर निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं वल्सावा मैन्यूवर परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है, उससे सेंट्रल वीनस कैथेटर है उसको रिमूव किया जा रहा है, या फिर एक पेशेंट है जिससे सेंट्रल वेनस कैथेटर उसको इंसर्ट किया जा रहा है, तो पेशेंट को नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, नर्स पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि आपको वल्सावा मैन्यूवर परफॉर्म करना है। तो वल्सावा मैन्यूवर क्या होता है वो देखो, कि वल्सावा मैन्यूवर के अंदर हमें क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, पेशेंट को क्या करना है, हमें बताना है, पेशेंट को बताना है कि एक डीप ब्रीथ लेनी है, सांस लो, एक लंबी सांस लो, उसके बाद अपने मुंह को क्लोज कर लो, ठीक है, अपने मुंह को क्या कर लो, क्लोज कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है, सांस को छोड़ना है। अब सांस को छोड़ते समय क्या करना है, पुश आउट द ब्रीथ एंड स्ट्रेन फॉर 15 to 20 सेकेंड। पुश आउट मतलब होल्ड करके रखना है थोड़ा सा, ठीक है, होल्ड करके रखेंगे। करके रखने के बाद हमें क्या करना है, मुंह खोलना है एंड ब्रीथ आउट। उसके बाद हमें क्या करना है, सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वेन्स होती है उनके जो वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं और सेंट्रल वेन कैथेटर है वो इजीली इंसर्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, देखिए दोबारा देखिए, वल्सावा मैन्यूवर के अंदर क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको लंबी सांस लेनी है। पेशेंट एक लंबी सांस लेगा, उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है, लंबी सांस लेने के बाद आपको क्या करना है, नाक को बंद कर लेना, पिंच करके रख लेना है, पिंच करके रखना है और सांस को होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए, कोशिश करनी है, ठीक है, मतलब आप होल्ड करोगे, ठीक है, सांस धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नाक दबा रखी है, नाक पिंच कर रखी है, नोज को आपने पिंच कर रखा है और आपको मुंह से सांस को छोड़ना है, ठीक है। इससे आपकी जो वेन्स होती हैं उनके वॉल्व वो खुल जाते हैं और इजीली जो सेंट्रल वेनस कैथेटर उसको निकाल पाएंगे और इजीली वो सेंट्रल वेनस कैथेटर उसको डाल पाएंगे, जो बॉडी की मेजर वेन्स होती है, ठीक है। वल्सावा मैन्यूवर ये होता है। तो वल्सावा मैन्यूवर परफॉर्म किया जाता है कब, सेंट्रल लाइन डालते समय और सेंट्रल लाइन निकालते समय, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा टनल्ड सेंट्रल वीनस कैथेटर। टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, एक जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है उसको इंसर्ट किया जाएगा, लेकिन एक टनल बनाई जाएगी, मतलब एक सुरंग बनाएंगे। सुरंग के अंदर क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बॉडी की सबक्लेवियन वेन है, ठीक है। अब इस सबक्लेवियन वेन के अंदर क्या डाल दिया,
कैथेटर डाल दिया और वो कैथेटर कहाँ जा रहा है, आपके राइट एट्रियम के अंदर जा रहा है। डायरेक्टली वो कैथेटर कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर कैथेटर जा रहा है, लेकिन एक जो पोर्ट है, जो उसके जो पोर्ट है, जो ल्यूमन्स है उसके, ठीक है, वो क्या है, स्किन के ऊपर ओपन किए गए, मतलब चेस्ट की जो स्किन उसके ऊपर ओपन किए गए, बाहर निकाले गए। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक स्किन के नीचे नीचे जा करके क्या बनाई गई, एक टनल बनाई गई, एक सुरंग बनाई गई। उस सुरंग के थ्रू कहाँ तक पहुंचे, सब क्लेवियन वेन तक। सब क्लेवियन वेन तक पहुंचने के बाद हमने क्या किया, हमने पेशेंट की वेना के बाद जो सब क्लेवियन वेन के अंदर हमने क्या किया, कैथेटर इंसर्ट किया, और उस कैथेटर को एडवांस करके हम कहाँ ले गए, राइट एट्रियम तक लेकर के गए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। परमानेंट मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद हमें इनको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़े, नहीं। ठीक है, इनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट कैथेटर्स होते हैं ये। ठीक है, साथ के साथ ये आईवी थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं या डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल वीनस कैथेटर है, जो ये टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर है, इनको इंसर्ट करने के लिए हमें पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर, मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर हो गया एक। ठीक है, एक सर्जिकल प्रोसीजर ऐसे हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्किन के नीचे एक टनल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर परफॉर्म करना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, द कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द वेना केवा एट द एंट्रेंस ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, वेना केवा के अंदर इंसर्ट किया जाता है, सब क्लेवियन वेन के थ्रू जाकर के वेना केवा में इंसर्ट करते हैं। वेना केवा में कहाँ तक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रही है, एंट्रेंस ऑफ राइट एट्रियम, जहाँ पे वेना केवा राइट एट्रियम में घुस रही है, वहाँ तक हमें क्या करना होता है, इस कैथेटर को इंसर्ट करना होता है। और स्किन के नीचे एक टनल बना करके हमें क्या करना है, बाहर की तरफ उन पोर्ट्स को बाहर की तरफ छोड़ देना है, जिससे हम वहाँ से उनको पोर्ट को असिस्ट करके कोई भी मेडिकेशन है या कोई भी ड्रग्स है, हमें फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड है, वो सारा हम वहाँ से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर का मतलब यही है, सॉरी, टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर का मतलब यही है कि एक टनल बनाएंगे और उसके थ्रू हम जाएंगे सुपीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, ठीक है, वेना केवा के अंदर जा करके हम क्या करेंगे, जो भी टनल बनाई थी उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है उसको हम इंसर्ट करेंगे। और कैथेटर का एंड, एक एंड तो चला गया वेना केवा के अंदर, जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, और एक एंड आ जाएगा स्किन की जो टनल बनाई है उस टनल से होते हुए बाहर की तरफ आकर के स्किन के ऊपर अटैच हो जाता है और उसको स्टिच कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया, सेंट्रल वीनस कैथेटर के अंदर क्या किया गया, ये देखो, इस इमेज में देखो, इस इमेज में देखोगे जहाँ पे कर्सर चल रहा है वहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया, स्किन के थ्रू एक टनल बनाई, ये जो दिख रहा है वो क्या है, एक टनल है। मतलब देखो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के एक टनल बनाई गई, ये टनल बनी हुई है। अब इस टनल के अंदर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट किया गया, कैथेटर को यहाँ पे क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। कैथेटर को इंसर्ट किया, कैथेटर को इंसर्ट करके कहाँ डाला गया, सबक्लेवियन वेन से वो गया वेना केवा के अंदर, वेना केवा के बाद वो चला गया यहाँ पे, और ये क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर आ गया। सुपीरियर वेना केवा के अंदर हमने कहाँ तक कैथेटर को रखा है, जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम के ओपनिंग के ऊपर हमने रख दिया है। लेकिन साथ के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आप, साथ के साथ हमने ये किया है कि इस कैथेटर का एक एंड तो यहाँ है, दूसरा एंड क्या है, ये टनल है सारी की सारी, ये देखो, ये टनल बनी हुई है, जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है वो क्या है, टनल दिखाई गई है। ठीक है, तो वो है आपकी टनल हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे स्किन के नीचे नीचे जो टनल बनाई, उसके बाद क्या किया गया, इसको देखो, यहाँ पर ओपनिंग निकाली गई, एक बाहर एक ओपनिंग निकाली गई। अब इस ओपनिंग के थ्रू क्या किया गया, जो कैथेटर का जो दूसरा एंड है जहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो ल्यूमन्स हैं, डबल ल्यूमन है, ये डबल ल्यूमन कैथेटर दिखाया गया है यहाँ पे, जो ल्यूमन्स हैं उनको बाहर निकाला गया है, और उनको हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्रग है, मेडिकेशन है, फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ब्लड है, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये है हमारा टनल्ड सेंट्रल वीनस कैथेटर। आई होप आपको समझ में आया हो। इमेजेस का यूज़ करके, डायग्राम का यूज़ करके मैं अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पावर पॉइंट स्लाइडेड इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से नोट्स बना सकें और अपने पास तक लंबे टाइम तक उन चीज़ों को स्टोर रख सके। नेक्स्ट वन है, जो भी सेंट्रल वीनस कैथेटर हमने लगाया है, ये देखो, एक टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं बाहर से सेंट्रल वीनस कैथेटर। ठीक है, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है उनकी पेटेंसी को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका ब्लॉक होना बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है, क्योंकि ये बार बार इंसर्ट नहीं
किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, डाइल्यूटेड हिपेरिन या नॉर्मल सलाइन दोनों यूज़ करते हैं। जो भी प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर के द्वारा उनको हम यूज़ करके जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो पेटेंसी उसको मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट। वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट, वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट है वो क्या होता है, सर्जिकली इम्प्लांट किए जाते हैं, स्किन के नीचे सर्जिकली इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ क्या किया जाता है, जो भी आईवी थेरेपीज होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी के लिए और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट यूज किया जाता है। वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट मोस्ट कॉमनली कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो भी काफ़ी इरिटेटिव मेडिकेशंस होती हैं जो लॉन्ग वेन्स के थ्रू हमें देनी होती है। लार्ज वेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्मॉल वेन का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और वहाँ पे फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पोर्ट होता है, यहाँ पर जो आपको पोर्ट दिख रहा है, ठीक है, जो पोर्ट है उसमें क्या है, उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है, उसकी ऐसी एबिलिटी होती है कि जैसे ही आप कोई नीडल इंसर्ट करोगे, इसके लिए स्पेशल टाइप की नीडल्स आती है, मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, उन नीडल्स का यूज करके हम उन मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और ये जैसे ही आप सिरिंज को बाहर निकालोगे तो ये पोर्ट क्या करता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। जब भी हम इसके थ्रू मेडिसिन देने जाएंगे, जब भी हमें वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट के थ्रू हमें क्या करना है, कोई भी मेडिकेशन देनी है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्किन के ऊपर पालपेट करके देखना होगा। ठीक है, स्किन के ऊपर पालपेट करके देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बाहर ये पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक गुबार दिखाई दे रहा है हमें स्किन के ऊपर। तो स्किन के ऊपर हमें क्या करना होगा, पालपेट करके देखना होगा, पोर्ट को असिस्ट करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मेडिकेशन इंसर्ट करनी है। ठीक है, पोर्ट को असिस्ट किया, सबसे पहले पोर्ट को असिस्ट किया, पोर्ट को असिस्ट करने के बाद हमने क्या किया, मेडिकेशन इंसर्ट कर दी और वापस बाहर इंसर्ट करके बाहर निकालेंगे तो पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या है, सील कर लेता है। और इस पोर्ट की पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, डाइल्यूटेड हिपेरिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिससे इस पोर्ट की जो पेटेंसी है वो मेंटेन रहती है। अब इसमें देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, एक बार इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बेटर रहेगा। ठीक है, इमेज के थ्रू आप देखोगे, ये एक पोर्ट बनाया हुआ है स्किन के नीचे। इस स्किन के नीचे जो पोर्ट है उससे एक ट्यूब निकल रही है, मतलब एक कैथेटर निकल रहा है, जिसको बॉडी की वेन्स के अंदर डाला गया है। जहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ पे फोकस रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या चला, ये कैथेटर यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। जैसे जैसे एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे आप देखते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब इसमें वेस्कुलर, जब भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पोर्ट पे आएंगे, स्किन के ऊपर आके फील करेंगे, फील करके हमने क्या किया, ये मेडिकेशन इंसर्ट की, सिरिंज के थ्रू इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद क्या किया। ठीक है, इसमें इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जो भी कैथेटर है उसके थ्रू जो मेडिकेशन आपने इंसर्ट किया वो कहाँ चली गई, पेशेंट के वेन्स के अंदर चली गई, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो गई और वो अपना इफेक्ट करेगी। यहाँ पर देखिए, दूसरी स्लाइड में देखिए, ये देखो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये पोर्ट बनाया हुआ है स्किन के नीचे, स्किन के नीचे इसको मसल्स के ऊपर हमने क्या कर रखा है, स्टिच करके इसको अटैच कर रखा है। ठीक है, मसल्स है, सीथ है, उसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, उसको अटैच कर रखा है स्टिच करके, और ये लॉन्ग टर्म तक हम रख सकते हैं और कीमोथेरेपी में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अब इस पोर्ट से क्या निकल रहा है, कैथेटर निकल रहा है। वो कैथेटर कहाँ घुसा हुआ है, ठीक है, उसको कहाँ पे हमने इंसर्ट कर रखा है, वो हमने इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे वेन के अंदर, बॉडी की मेजर वेन्स के अंदर, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और जो इस पोर्ट के थ्रू जो निडल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए जो स्पेशल टाइप की निडल्स यूज की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हुबर पॉइंट निडल। हुबर पॉइंट निडल का मतलब ये देखिए, इसकी जो खास बात है वो ये है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो बेवल है, ठीक है, ये जो बेवल है वो बहुत शॉर्ट होता है, हमारी जो नॉर्मल सिरिंज होती है उसके अंदर, लेकिन इस टाइप की सिरिंज के अंदर ये बेवल है वो इस प्रकार का होगा, थोड़ा लॉन्ग होगा, जिससे क्या होगा, ये पोर्ट ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और ये ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर लाइन या सेंट्रल लाइन। ठीक है, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी की जो पेरीफेरल वेन्स है उनका यूज किया जाएगा इस सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए, बॉडी की जो पेरीफेरल वेन्स है। ठीक है, जो पेरीफेरल वेन है, मोस्ट कॉमनली जो वेन पेरीफेरल वेन है वो जो यूज की जाती है वो की जाती है बेसिलिक वेन। ठीक है, बेसिलिक वेन है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है, फॉर द इंसर्शन ऑफ पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए बेसिलिक वेन है, उसमें असिस्मेंट अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिफेलिक वेन और मीडियन कुबर्टल वेन का यूज भी
कर सकते हैं। सिपेलिक वेन और मीडियल कुबोइटल वेन, यहाँ पर देखिए यहाँ पे होती है सिपेलिक वेन और मीडियल कुबोइटल वेन्स का यूज करके भी हम सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो कैथेटर होता है उसकी जो टिप होती है, जो उसका टिप होता है, उसका जो एक एंड होता है, उसको हम क्या करते हैं सबक्लेवियन वेन या सुपीरियर वेना केवा के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, कहाँ इंसर्ट किया जाता है, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर की जो एक टिप होती है, आगे की जो टिप होती है, उसको हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, उसको हम इंसर्ट करेंगे सुपीरियर वेना केवा या सबक्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है, जहाँ से हम मेजर वेन्स को असिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे जब भी आप सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे सेंट्रल वीनस कैथेटर यहाँ से डाल रहे हो, कुबोइटल वेन्स का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हो कि वहाँ पे सर्जिकली किया जाएगा इसको, तो उसमें क्या होगा, आपको इंसिजन लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है सेंट्रल वीनस पेरिफेरल सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट करने के बाद, अगर फर्स्ट 24 आवर में अगर ब्लीडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग्स आप डॉक्यूमेंट कीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना होगा, क्योंकि वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है, पेरिफेरल सेंट्रल वीनस कैथेटर है, उसके थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से क्या होता है, फ्लेबाइटिस है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर का। फ्लेबाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कैथेटर। ठीक है, तो फ्लेबाइटिस है वो भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसमें ये जो पेरिफेरल सब सेंट्रल वीनस कैथेटर है, उनके थ्रू जो वेन्स के अंदर यूज करते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, उसके थ्रू फ्लेबाइटिस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है एपिड्यूरल कैथेटर। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर में अगर कहीं भी किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा एपिड्यूरल कैथेटर। मोस्ट कॉमनली ये भी यूज़ किया जाता है, एनेस्थीसिया टीम भी यूज़ करती है। ठीक है, गायनिक डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एपिड्यूरल कैथेटर है उसका एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने के लिए भी किया जाता है, पेन मेडिकेशंस के लिए भी हम कर सकते हैं। पेन मेडिकेशंस होती है, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए भी क्या किया जाता है, एपिड्यूरल कैथेटर है उसको इंसर्ट किया जाता है। तो अब एपिड्यूरल कैथेटर है वो क्या होता है, एपिड्यूरल कैथेटर है वो एक एपिड्यूरल स्पेस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, जो ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं, 3 कवरिंग होती हैं। ठीक है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नोइड। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, ड्यूरल मतलब एपीड्यूरल, ड्यूरा के ऊपर की तरफ किया जाता है। ठीक है, एपीड्यूरल। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एपिड्यूरल कैथेटर है उसको ड्यूरा के ऊपर हम इंसर्ट करते हैं। तो जो ब्रेन की जो मेनिंजियस होती हैं, ठीक है, जो कवरिंग्स होती हैं, उनके अंदर एक पार्ट होता है ड्यूरामेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर के ऊपर हम एपिड्यूरल, एपी मतलब ऊपर की तरफ रख के उसको कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जो भी एपिड्यूरल कैथेटर है उसको कहाँ इंसर्ट किया गया है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ होता है, मेनिंजियस के अंदर होता है। ठीक है, मेनिंजियस कहाँ होती है, ब्रेन की कवरिंग में होती है। ब्रेन की कवरिंग है वो मेनिंजियस के कहाँ होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करके रखती है मेनिंजियस। तो यहाँ पे देखो, जो एपिड्यूरल कैथेटर है उसको इंसर्ट करने के लिए क्या किया गया, वर्टिब्रल जो स्पेस है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, उसका यूज करते हुए ड्यूरा को असिस्ट किया गया और वहाँ पे एपिड्यूरल कैथेटर उसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, जब एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो इस जो एपिड्यूरल कैथेटर है उसको इंट्राथिकल रूट भी हम बोल सकते हैं। मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने का एक रूट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेडिकेशंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राथिकल रूट। जब भी आप एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेशेंट के वाइटल साइंस को असिस्ट करना है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फंक्शन को असिस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आप इंजरी कर दो। जब आप टफी नीडल इंसर्ट करते हो एपिड्यूरल कैथेटर डालने के लिए, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की नीडल आती है, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, वो नीडल डाली हुई है। ठीक है, तो एपिड्यूरल कैथेटर के लिए टॉपी नीडल आती है। टफी नीडल यूज़ करते हो तो उसमें क्या हो सकता है आप जो नर्व रूट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो भी वर्टिब्रल कॉलम्स के आसपास से जो रूट्स निकल रहे हैं, रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और डैमेज करेंगे तो क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जो फंक्शंस होते हैं, जो न्यूरोवेस्कुलर फंक्शंस होते हैं, वो हैम्पर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना है, पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फंक्शंस को चेक करना है, मतलब नर्व फंक्शन को चेक करना है, मतलब मोटार और सेंसरी फंक्शन को चेक करना है, साथ के साथ पेशेंट का वाइटल साइन हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हो सकता है कि वहाँ पे एपिड्यूरल जो कैथेटर आपने इंसर्ट किया है, जिस साइड पे आपने एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्ट किया है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर रखना है कि कोई पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एपिड्यूरल कैथेटर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रखे जाते हैं। ठीक है, जब भी हम
एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, वो जब भी एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस समय क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एस्पिरेशन करना होता है, मतलब खींच के देखना होता है, बाहर की तरफ खींच के देखना होता है। अगर 1 ml से कम फ्लूइड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 ml से ज़्यादा क्लियर फ्लूइड आ रहा है, 1 ml से ज़्यादा क्लियर फ्लूइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो मेडिकेशन है वो कहाँ, सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर चली गई। और सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। CSF रिलीज कहाँ से होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। कोरोइड प्लेक्सिस से। कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। कोरोइड प्लेक्सिस पाए जाते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ठीक है। ब्रेन की जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर कोरोइड प्लेक्सिस होता है, जहाँ से क्या होता है, कंटिन्यूसली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन होता रहता है। और वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फर्स्ट और सेकंड जो वेंट्रिकल सब ब्रेन के, वहाँ से जाता है थर्ड के पास जाता है फोर्थ के बाद आ जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड को वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, काफ़ी प्रिवेंशन करता है इंजरीज से, ठीक है। तो जब भी आप किसी एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो, सबसे पहले एस्पिरेट करके देखो कि 1 ml या 1 ml से ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं आ रहा। अगर 1 ml से कम आ रहा है, नॉर्मल, आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करो। अगर 1 ml से ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो कैथेटर की जो टिप है वो सब एरिकनोइड स्पेस के अंदर घुस गई, ठीक है। तो इसके लिए मतलब है वहाँ से अब क्या आ रहा है, CSF। अब आप CSF को पीछे की तरफ खींच रहे हो। जो 1 ml से ज़्यादा अगर फ्लूइड आ रहा है, उसका मतलब है कि वहाँ से वो CSF आ रहा है। और इस कंडीशन के अंदर हमें मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है, और इमीडिएटली हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल कैथेटर या कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल और स्पाइनल कॉर्ड एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं। जब भी आप एपिड्यूरल कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो हो सकता है पेशेंट को डैमेज कर दें, नर्व रूट को, वर्टिब्रा को, उसको हम डैमेज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या करना होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उस कंडीशन के अंदर हम एपिड्यूरल कैथेटर उसको इंसर्ट नहीं कर सकते। पेशेंट को अगर स्पाइनल अबनॉर्मलिटीज़ है तो भी कैथेटर इंसर्ट नहीं कर सकते। पेशेंट की वर्टिब्रल यानी कि स्केलेटल प्रॉब्लम्स है, यानी वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम है तो भी हम वहाँ पे कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर उसको इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर आपका पेशेंट लंबे समय से एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के ऊपर है तो भी हम एपिड्यूरल कैथेटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग होने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और वहाँ से ब्लीडिंग हुआ इसका मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट होगा और काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। हो सकता है पेशेंट को वर्टिब्रा के आसपास कोई इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो। अब आप स्किन इन्फेक्शन है उसको आपने क्या कर दिया, सीधा नर्वस सिस्टम में जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ से एपिड्यूरल कैथेटर है वो नहीं डालना है, ठीक है। कोई एब्सिस हो रखी है पेशेंट को, ठीक है, मतलब एब्सिस का मतलब है टिश्यू डैमेज, पस का फॉर्मेशन हो रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें एपिड्यूरल कैथेटर है वो पेशेंट के अंदर इंसर्ट नहीं करना है। तो ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है एपिड्यूरल कैथेटर के, ठीक है, कि कब नहीं करना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।